आज से 10 दिन बाद आईपीएल शुरू होने वाला है और हम इस वीडियो में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर के बारे में बात करेंगे। जब हमने पिछला रिव्यू किया था तो वो बेसिकली हमने ऑक्शन स्ट्रेटेजी और पिछले साल का जो टीम था उसके साथ कंपेयर करते हुए इस साल के टीम को रिव्यू किया था। लेकिन इस न्यू आईपीएल की वीडियोस पे हम करंट फॉर्म किसका क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और गेम प्लान स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है उसके बारे में ओवरऑल बात करेंगे। अजिंक्य रहाणे इज द कैप्टन ऑफ केकेआर। टू मी इट्स ए फैंटास्टिक डिसीजन, क्योंकि बहुत टीम आईपीएल में उनका एक स्ट्रेटेजी रहता है कि जिस इंडियन प्लेयर को ज्यादा पैसा दिया उसको कैप्टन बना देते, चाहे उसके पास कैप्टनसी स्किल ना हो तो भी चलेगा। लेकिन केकेआर ने ऐसा नहीं किया है। अजिंक्य रहाणे को कैप्टन और वेंकटेश अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया। टू मी इट्स ए ह्यूज ह्यूज बोनस टू केकेआर टीम। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। वेंकटेश अय्यर हालांकि मध्य प्रदेश के लिए डोमेस्टिक में एक दो मैचेस पे कैप्टनसी किया है, लेकिन आईपीएल इज ए बिग स्टेज और मुझे लगता है कि रहाणे के सराउंडिंग में रह के अगले 1 या 2 साल में ही विल बी रेडी टू लीड द टीम बाय हिमसेल्फ। अजिंक्य रहाणे क्या टर्न अराउंड है यार। अगर आप आज से 4 साल पीछे जाओ तो शायद ही कोई अपने वाइल्ड ड्रीम्स पे सोचा होगा कि अजिंक्य रहाणे 4 साल बाद आईपीएल में कैप्टनसी करेगा, वो भी एक चैंपियन टीम का। क्योंकि 2021 का जो आईपीएल था वहां पे अजिंक्य रहाणे को सिर्फ 2 मैचेस खेलने का मौका मिलता है दिल्ली की तरफ से। पूरा सीजन बेंच पे बैठे थे। फिर 2022 का सीजन केकेआर के लिए सिर्फ 7 मैचेस खेलने का मौका मिलता है। फिर 2023 के आईपीएल में ऑक्शन में सीएसके उनको बेस प्राइस 50 लाख से खरीदता है। तो सबने सीएसके का मजाक उड़ाया कि सीएसके ने पिछले साल पुजारा को लिया, इस साल रहाणे को लिया है, क्या टेस्ट टीम बना रहे क्या। फिर 2023 में रहाणे 2.0 आता है, 32 का एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। हालांकि 2024 वाला सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, वो बहुत लंबे टाइम तक कफ इंजरी के साथ खेला था ऑब्वियसली। लेकिन इस साल का शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो देखते हुए शायद केकेआर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि रहाणे को कैप्टन हम बना सकते हैं। इस साल स्मैट में जो एक टी20 फॉर्म में उधर हाईएस्ट रन स्कोरर थे अजिंक्य रहाणे, 469 रन, 165 का स्ट्राइक रेट। दैट्स फेनोमेनल रिकॉर्ड। किसी ने सोचा नहीं था कि रहाणे का शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल ऐसा जाएगा। तो उन्होंने बेहतरीन किया, इसलिए रहाणे को कैप्टन बनाया गया। स्मैट 2024 के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। रहाणे हमेशा से एक अच्छा कैप्टन रहा है। जितना उसको हमें वैल्यू करना चाहिए उतना शायद हमने एज एन इंडियन क्रिकेट फैन किया नहीं है, और रहाणे के आने से इस टीम में एक स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। आप एक बार प्लेइंग 12 बना लेते हैं, फिर ओवरऑल स्क्वाड भी देखेंगे। तो मेरे लिए दो ओपनर्स होंगे, सुनील नारिन और गुरबाज। नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर, 4 पे रहाणे, 5 पे रिंकू, 6 पे रमनदीप, 7 पे रसेल, 8 पे हर्षित, 9 पे वैभव अरोड़ा, 10 पे स्पेंसर जॉनसन, 11 पे वरुण चक्रवर्ती और 12 पे अकॉर्डिंग टू, अगर आपको एक बैट्समैन चाहिए तो रघुवंशी, अगर आपको एक पेसर चाहिए तो उमरान मलिक, आपको एक स्पिनर चाहिए तो मयंक मार्कंडे। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में यही प्लेइंग 11 होने वाला है इनका। गुरबाज इसलिए क्योंकि गुरबाज अभी भी एक्टिव प्लेयर है, ऑलरेडी केकेआर के लिए खेल चुका है। तो मुझे लगता है गुरबाज से ये लोग स्टार्ट करेंगे और हो सकता है कि डिकॉक उसका बैकअप होगा। अच्छा, इधर ओपनिंग में हो सकता है इनको फिगर आउट करने में 3-4 मैचेस लग जाए, क्योंकि नरीन का जो बैटिंग फॉर्म है वो पिछले आईपीएल की बाद बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। ना एमसीएल में रना है ना टी10 में रना है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर गुरबाज की, वो अच्छा करेगा नहीं करेगा कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। जिस स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा उस स्ट्राइक रेट से क्या गुरबाज डिलीवर करते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर गुरबाज खराब करता है तो डिकॉक आ जाएगा। अगर नारिन बैट से खराब करते अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो शायद नारिन नीचे बैटिंग करने आ जाए, और हो सकता है कि लेफ्ट हैंडेड वेंकटेश अय्यर इस बार ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते हुए केकेआर के लिए बहुत अच्छा किया था, जो उनका पहला सीजन था शायद, है ना। और इनफैक्ट रहाणे भी ओपनिंग कर सकता है, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ओपनिंग करते हुए इनका इतना रन आया था। तो अगर नरिन का बैट नहीं चला तो दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, या फिर गुरबख्श का भी बैट नहीं चला, दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है बाकी टीम की तरह कि हमारा ओपनिंग पेयर नहीं चला तो हमारे पास कोई बैकअप में अच्छा ओपनर्स है ही नहीं। इनके पास जो 4 ओपनर्स है, मतलब 3 ओपनर जो बैकअप में है, तीनों बहुत अच्छे, एक वेंकटेश अय्यर, एक रहाणे, एक डिकॉक। तो आप फिगर आउट कर सकते हो 3-4 मैच के बाद गुरबाज और नरेन की बैटिंग फॉर्म के ऊपर डिपेंड करके। नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर, one of the most important player of KKR, one of the most important player of मध्य प्रदेश इन डोमेस्टिक क्रिकेट। वेंकटेश अय्यर का पिछला साल बेहतरीन गया था, हालांकि शायद नॉकआउट के हर एक मैच में 50 प्लस स्कोर था उसका। वास्टली एक्सपीरियंस्ड, और जिस प्राइस टैग के साथ इस बार आ रहा है ही हैज टू डिलीवर। नंबर 4 पे रहाणे, ऑलरेडी उनके बारे में बहुत बात कर चुका हूं। मुझे जो एक चीज बहुत अच्छा लगा है केकेआर के बारे में कि उनके अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखो
नेचुरली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन रहा है, फोर्सफुल्ली किसी को पुश करके लेफ्ट राइट बनाने की जरूरत नहीं है। नरेन गुरबस लेफ्ट राइट, फिर वेंकी रहाणे लेफ्ट राइट, फिर रिंकू रमनदीप लेफ्ट राइट, नेचुरली बन रहा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। इधर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, रहाणे इस बैटिंग लाइनअप पे किसी भी सिचुएशन पे नंबर 4 के नीचे बैटिंग करने नहीं आ सकता है। रहाणे हैज टू बैट एट नंबर 4 या फिर इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस बैटिंग लाइनअप पे देखो, रहाणे एफर्ट नहीं कर सकता कि वो 140 की स्ट्राइक रेट के नीचे खेले। अगर रहाणे 140 के स्ट्राइक रेट के नीचे खेलेगा तो आप रघुवंशी को कहां पे फिट करोगे? फिर रिंकू को कितना बॉल्स खेलने का मौका मिलेगा? बॉल हद तक डिपेंड करते कि रहाणे किस पोजीशन में आते हैं, कितना बॉल्स खेलते हैं और किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, उससे केकेआर के टोटल पे डिफरेंस पड़ेगा। और जितना मैं रहाणे जानता हूँ, ही इज अ सेल्फलेस गाय, वो शायद इस बार हायर स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, चाहे वो 10 बना में आउट हो जाए। ही इज अ टीम मैन, ठीक है। अब अगर मैं पावर प्ले बैटिंग को रेट करूं, मैं उनको 7/10 देना चाहूंगा। 3 मार्क्स मैंने इसलिए काटा है क्योंकि सुनील नरेन का बैटिंग फॉर्म अनसर्टेन है। अगर जो उसने पिछले साल किया वो कर दे तो इट्स ब्रिलियंट फॉर केकेआर। एक, क्योंकि गुरबाज का स्ट्राइक रेट का एक इशू रहता है, गुरबाज कंसिस्टेंट ज्यादा है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और हमने अभी तक गुरबाज का बेस्ट आईपीएल में नहीं देखा है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, आईपीएल में अभी तक गुरबाज का बेस्ट नहीं देखा, इसलिए मैंने 3 दिया है पावर प्ले बैटिंग को। इधर शायद वेंकट शहर भी आपको बैटिंग करते हुए दिख जाए, और अगर अली और एक दो विकेट गिर जाए तो रहाणे भी शायद बैटिंग करते हुए आपको दिख जाए। जो फील्ड शॉट बड़ा एक चीज तरह के आके मार दे, वो शायद थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है, इसलिए मैंने 7 दिया, अभी के लिए अनसर्टेन है। अब अगर उसके आपका उनका बैटिंग ऑर्डर आप देखो, जो 5 आर है ना, R5, रहाणे, रघुवंशी, रिंकू, रमनदीप, रसल, क्रेजी क्रेजी है। शायद ही किसी और टीम के पास इतना स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की कोई भी और टीम के पास है ही नहीं। इधर और एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है कि रिंकू को बहुत कम बॉल खेलने का मौका मिलता है, जो अच्छा नहीं है केकेआर के लिए भी। और दूसरा, आपने देखा होगा कि इस प्लेइंग 11 में मैंने रमनदीप सिंह को रसल के ऊपर रखा है, हालांकि पिछले साल रसल ऊपर आया था फिर रमनदीप आया था। सिंप्लीफाई मैं करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रमनदीप अभी यंग है, रसल ऑलरेडी 36 ईयर्स ओल्ड है, एक इंजरी फैक्टर भी उसके साथ रहता है। दूसरा, रमनदीप जितना ज्यादा बॉल्स खेलेगा, ज्यादा परफॉर्म करेगा, वो उतना रमनदीप के करियर के लिए अच्छा है, उतना इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है, उतना केकेआर के लिए भी अच्छा है। ही इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, 24-25 ईयर्स ओल्ड शायद रमनदीप। आपको आराम से 10-12 साल दे सकते हैं, तो रमनदीप को अभी से ग्रूम करना, वो रसल की पोजीशन जब रसल चला जाएगा उसके वैक्यूम को जो फील कर सकते हैं वो रमनदीप है। तो मैं चाहूंगा इसी सीजन से आप रमनदीप को रसल की जगह पे बेचो। और थोड़ा सिंपली बोल देता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं, पिछले साल ऑन एवरेज रसल 20-22 बॉल खेल रहा था, रमनदीप 8-9 बॉल खेल रहा था। मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मैं चाहता हूं इस बार रमनदीप 20-22 बॉल खेले ऑन एवरेज और रसल 8-9 बॉल खेले, जो केकेआर के लिए बेटर होगा। जो मैं रिंकू के बारे में बोल रहा हूं, रिंकू को बहुत कम बॉल्स खेलने का मौका मिलता है, इसका 2 सोल्यूशन है। एक, आप सिचुएशन वाइज रिंकू को पुश कर सकते हो थोड़ा ऊपर। दूसरा, जो इस टीम में तो क्लासी बैट्समैन है, थोड़ा टची बैट्समैन है, जो ज्यादा मारता नहीं है, एक अजिंक्य रहाणे, एक गुरबाज, उनको हायर स्ट्राइक रेट के साथ ही बैटिंग करना पड़ेगा। उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लोग कम बॉल खेले, रन ज्यादा बनाए। मैं कह रहा हूं क्यों, अगर मान लो रघुवंशी, रहाणे और गुरबाज ज्यादा बॉल्स खेलेगा ना, केकेआर का टोटल कम होगा। आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉल रिंकू, रसल और रमनदीप को एनफ बॉल्स मिले, को टोटल में एक ब्लास्ट हो, एक थोड़ा बूस्ट मिले। क्योंकि अगर 8-9-10 बॉल सबको ऑन एवरेज मिल रहे हैं, जिस तरीके का पावर हिटर है रिंकू, रसल, रमनदीप, वो केकेआर के लिए लॉस होगा। ऐसा नहीं कि पूरा ओवर गुरबाज, रहाणे और रघुवंशी मिलकर खेल लिया, फिर आखिरी के 4 ओवर ये 4-3 बैट्समैन खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिंकू को फिनिशर का टैग मत दिया करो। ही कैन बिल्ड इनिंग्स, ही कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स और बहुत अच्छा बैट्समैन है। अगर मैं इनके मिडिल ओवर की बैटिंग को रेट करूं, आई विल गिव देम 8/10। मुझे बस ये देखना है कि रहाणे और रघुवंशी कौन से स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। फिनिशर्स इनके पास है रिंकू, रसेल और रमनदीप, टूर्नामेंट का बेस्ट फिनिशर्स इनके पास। 10/10, इस पे कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। जो गेम रमनदीप ने खेला है पिछले साल, आउटस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू पावर प्ले बॉलिंग, मतलब नए बॉल के साथ जो बॉल करेंगे, मैंने इस टीम में स्पेंसर जॉनसन को रखा है, नॉर्किया को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्किया जो पुराने वाला नॉर्किया था वो अभी नहीं है। एक मैंने वेवो वरोरा को रखा है, जो पिछले साल उनके लिए बहुत अच्छा किया था। तो आप एक एंड से शायद न्यू बॉल के साथ स्पेंसर जॉनसन स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड से वेवो वरोरा,
इधर भी राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन। जो एक चीज बहुत अच्छा कि दोनों को स्विंग मिलता है, दोनों स्विंग बॉलर है। और एक बहुत अच्छा क्वालिटी कि दोनों को दोनों तरफ स्विंग मिलता है, कि इन स्विंग आउट स्विंग दोनों को दोनों तरफ मिलता है। एक जो प्रॉब्लम है कि दोनों थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स ऑफ आईपीएल भी। वैभव ने तो छोड़ो, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला है, और स्पेंसर जॉनसन भी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। स्पेंसर जॉनसन का और एक जो प्रॉब्लम है, लेंथ तो सही पकड़ लेता है लेकिन लाइन कभी कभी थोड़ा सा इनडिसिप्लिन रहता है लाइन पे, क्योंकि बॉल का ग्रिप उसका बहुत ही लूज है, बहुत ही लूज पकड़ते हैं बॉल को। इधर शायद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा स्पेंसर जॉनसन को। वैभव वर्मा ने पिछले साल बहुत अच्छा किया था। अगर मैं जितना मुझे याद आ रहा है, इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी शायद 13 विकेट है उसका, और कुछ 20 का एवरेज है, तो उसका करंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। स्पेंसर जॉनसन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 तो ऑलमोस्ट हर एक मैच खेल ही रहे आजकल, तो है करंट फॉर्म अच्छा है दोनों का। और पावर प्ले में हो सकता है कि एक ओवर नरेन डाल दे या फिर एक ओवर वरुण डाल दे। इन दोनों के बारे में क्या ही बात करना, दे आर द बेस्ट T20 स्पिनर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इकोनॉमिकल है, विकेट टेकर्स, इनसे बड़ा विकेट टेकर्स कोई स्पिनर है नहीं आज के दिन। राशिद खान भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राशिद का फॉर्म थोड़ा T20 में डीप है, उसमें जाते नहीं है। तो मैं इस पावर प्ले बॉलिंग को, न्यू बॉल बॉलिंग को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। देर मार्क मैंने इसलिए काटा है क्योंकि वैभव अरोड़ा और स्पेंसर जॉनसन आईपीएल के हिसाब से अभी भी थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। अगर हम उनके मिडिल ओवर्स बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, 10 आउट ऑफ 10, कोई डिस्कशन नहीं बनता है। दो बेस्ट स्पिनर्स विथ हर्षित राणा, जिनके स्लोअर वंस बहुत अच्छे हैं, जिन हिट द डेक बॉलर है। हर्षित का जजमेंट T20 में बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर है। वो जज करते हैं कि बैट्समैन अगले बॉल में क्या करने का सोच रहा है, और उस हिसाब से अपने पेस वेरिएशंस, लेंथ पे वेरिएशंस करता है। और इस साल तो और भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। तीनों फॉर्मेट में इंडिया का परमानेंट प्लेयर बन चुका है। तीनों फॉर्मेट में इंडिया के हर एक स्क्वाड में रहता है, तो इस साल और भी अच्छा करना पड़ेगा। 10 आउट ऑफ 10 टू देयर मिडिल ओवर्स बॉलिंग। नाउ कमिंग टू डेथ बॉलिंग, वरुण, नरीन, हर्षित और रसल, मैं चार बॉलर मान के चल रहा हूं जो डेथ पे बॉलिंग करेगा। स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, अगर उनके रिप्लेसमेंट भी देखो, नॉर्किया या फिर उमरान मलिक, ये लोग मुझे लगता है कि डेथ के अच्छे बॉलर थे, तो उनको बाहर रखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि डेथ पे मतलब लास्ट के 5 ओवर पे नरेन का 1 ओवर और वरुण का 1 ओवर तो होगा ही होगा, मतलब स्पिन का मिनिमम 2 ओवर होगा। हाँ, और अगर ऐसा हो किसी एक दिन वरुण का बहुत अच्छा गया, तो हो सकता है कि वरुण का 2 ओवर हो जाए डेथ पे, या फिर नरेन का बहुत अच्छा दिन है आज, तो नरेन का 2 ओवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर हर्षित के स्लोअर वंस डेथ पे बहुत अच्छा इफेक्टिव है, और नरीन रसल के स्लोअर वंस प्लस यॉर्कर्स जो बहुत अच्छे। रसल जब तक स्लोअर वंस और यॉर्कर्स डालते हैं बहुत अच्छा करता है, जब वो बाउंसर पे उतरता है फिर वो मार खाता है ना। तो चार बॉलर्स मेनली वरुण, नरीन, रसल और हर्षित। आई विल गिव देम 9 आउट ऑफ 10 इन डेथ बॉलिंग। मैंने एक मार्क इसलिए काटा है क्योंकि मैं ब्रेन पे फिगर आउट कर रहा हूं कि कौन से टीम का डेथ बॉलिंग उनसे बेटर है। इधर एक चीज, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि 2 ओवर से कम डेथ पे स्पिनर्स डालेंगे। अगर डेथ पे 2 ओवर स्पिनर्स नहीं डालते, इससे कम डालते, तो फिर मैं इनको 8 दूंगा। मैं इसलिए 9 दिया हूं क्योंकि वरुण और नरीन, मैं मान के चल रहा हूं मिनिमम 2 ओवर डालेंगे दोनों मिलके, है ना, इसलिए मैंने 9 दिया है डेथ बॉलिंग। अब इनके बेंच स्ट्रेंथ को रेट करते हैं 10 आउट ऑफ 10। शायद वन ऑफ द बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ इनके पास है, सबका रिप्लेसमेंट इनके पास है, और उसमें वो एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी प्लेयर्स भी है। मनीष पंडित, स्टेबल राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन। अगर किसी दिन KKR 10 पे 3 हो गया, 40 पे 5 हो गया, तब मनीष पांडे को आराम से इम्पैक्ट बैट्समैन भेज सकते हो। ठीक है, आपके पास क्विंटन डिकक है गुरबाज का रिप्लेसमेंट, और वाइस वर्सा। अगर क्विंटन डिकक खेल रहा है प्लेइंग 11 में, तो गुरबाज एज ए रिप्लेसमेंट रहेगा बेंच पे। और क्विंटन डिकक ही इज वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बैट्समैन दे एवर हैड, है ना। फिर आपके पास अगर रसल इंजर्ड हो गया, तो आपके पास एक कैरिबियन पावर हिटर रोमन पावेल है। आपके पास मोइन अली जैसा क्वालिटी ऑलराउंडर बैठा है, नॉर्किया है। अगर वैभव अरोड़ा अच्छा नहीं कर रहे, तो उमरान मलिक है आपके पास। इनके पास प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आपको चेपॉक में 3 स्पिनर चाहिए, तो आपके पास मयंक मार्कंडे इज अ ब्रिलियंट स्पिनर। मयंक मार्कंडे का गुगली एक एक हाथ टर्न होता है। सबके पास क्वालिटी, इनके पास बेंच का जो स्ट्रेंथ है बहुत ही हाई क्वालिटी, हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि 1-2 मैच खेलने वाले प्लेयर्स है। डोमेस्टिक में मयंक मार्कंडे डोमेस्टिक में पंजाब के लिए बहुत सालों से खेल रहे हैं। मतलब सब में मोइन अली, रोमन पावेल, मतलब इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, वेस्ट इंडीज का कैप्टन रहा है T20 टीम में। सब नॉर्किया, सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, तो ये बेंच स्ट्रेंथ बहुत 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 अच्छा है। इनको शायद कुछ भी कमी है ही नहीं इस टीम में। ऑन पेपर
वन ऑफ द बेस्ट टीम है, अब बस अच्छा क्रिकेट खेलना है। और मैं अभी जब सबको रेट कर रहा था, हर एक पॉइंट्स को रेट दिया जा रहा था, उसी बीच मैंने गेम प्लान के थ्रू उनके वीकनेसेस के बारे में भी हाईलाइट कर दिया हूं। जैसे कि नरिन का बैटिंग फॉर्म अनसर्टेन है, थोड़ा ओपनिंग पेयर को फिगर आउट करने में कुछ मैचेस लगेंगे कि राहने, गुरबाज, रघुवंशी, ये 3 लोअर स्ट्राइक के साथ बैटिंग करना एफर्ट नहीं कर सकते। जितना बॉल्स रिंकू, रमनदीप, रसल खेलेगा उतना टोटल केकेआर बनाएगा। सिचुएशन वाइज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर एक पावर प्ले बॉलिंग थोड़ा सा वीक नजर आता है क्योंकि इनएक्सपीरियंस है वैभव अरोड़ा और स्पेंसर जॉनसन। और फिर डेथ बॉलिंग पे रसेल को कम से कम एक ओवर तो मिलेगा, उधर उसको अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, रमनदीप भी एक ऑप्शन है, लेकिन शायद आप यूज नहीं करोगे, है ना, रमनदीप को। तो ये कुछ छोटे मोटे वीकनेस है, बाकी कुछ वीकनेस है नहीं। इधर इस वीडियो को खत्म करते। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आप उस बात पे एग्री करो। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर आपको कुछ लगता है कि ये और एक स्ट्रेंथ है, फिर ये और एक वीकनेस है, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपका पॉइंट वैलिड है तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा और मैं आपके पॉइंट को कंसिडर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।